हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ड्रीमर स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की पावर्स जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, आज हम इसमें एग्जीक्यूटिव्स का रोल देखने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो किसी भी लॉ को फॉलो करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो लेयर्स होती हैं। पहली है आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है ये बेसिकली हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये अलग अलग मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए उनकी लोअर लेवल में रहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं इनमें सबसे बड़ी जो एग्जीक्यूटिव हो, सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव आते हैं वो हमारे हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद अगला लेवल है आपका वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है आपका पीएम। उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट हैं। अब इसमें हम आज जो है प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो करने वाले हैं, हमारे जो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हैं, सबसे मेन एग्जीक्यूटिव, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। इनके रोल के बारे में हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट सबसे पहले किसी भी कंट्री के हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट कहलाते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री होते हैं। हमारी कंट्री जो है वो एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक होने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो हेड हैं ही मस्ट बी अ इलेक्टेड मेंबर। उनको जो है वो इलेक्ट किया जाना चाहिए। और प्रेसिडेंट की जो हमारे यहाँ जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी का मतलब क्या है कि एक ही पर्सन की फैमिली जो है वो पोस्ट पर आती रहती है हमेशा। जैसे कि इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में हेड ऑफ़ द कंट्री वहाँ के रॉयल फैमिली है जिसमें, और वो पोस्ट एक हेरिडिटरी है। तो ऐसे सिस्टम को हम रिपब्लिक नहीं बोलते हैं। इंडिया का जो सिस्टम है वो रिपब्लिक है। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं वो एक इलेक्टेड पर्सन है और टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा मैं बता रहा था आपको कि प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहलाते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट और क्या होते हैं, तो ये हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस क्या, ये हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो ये इनके भी हेड होते हैं। बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में प्रेसिडेंट के बारे में बता रखा है, तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो हमारी एक इलेक्टेड पोस्ट है। तो हमें सबसे पहले इनके इलेक्शन के बारे में देख लेना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री में इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चूज़ किए जाते हैं। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के मीडियम से होते हैं। मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको पब्लिक डायरेक्टली चूज़ करती है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जो है वो डायरेक्ट पब्लिक चूज़ नहीं करती है। पहले क्या किया जाता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट किया जाता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और फिर यही जो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनाया जाता है ये पॉपुलेशन, इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उससे इनको बनाया जाता है। फिर यही जो इलेक्टोरल कॉलेज वाले लोग जो हैं ये आगे फिर प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं या उनके इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब उससे पहले ज़रा सा एक चीज़ और बता देते हैं। आर्टिकल 40, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होते हैं, ठीक है ना। नॉमिनल हेड का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिनकी हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर्स का जो यूज़ करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सजेशन पर करते हैं। अमेंडमेंट 42 1976 में ये बोलता है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट एज पर द suggestions of the council of minister headed by PM। मतलब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है वो प्रेसिडेंट अपने सारे काम। बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 ये बताता है कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होनी चाहिए वो मस्ट बी एन इलेक्टेड पोस्ट।
तो आर्टिकल 54 जो है वो डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 55 ये बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमको कौन सा मेथड चूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो उसके लिए हम इनडायरेक्ट इलेक्शन का मीडियम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 56 जो है वो प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस से डील करता है। हमारे देश में प्रेसिडेंट जो है वो 5 ईयर्स के लिए मैक्सिमम एक बार में चूज़ किए जाते हैं। उसके बाद फिर आर्टिकल 57 जो है वो ऐसे प्रेसिडेंट अगर दोबारा री इलेक्ट होना चाहते हैं, कोई अगर कैंडिडेट दोबारा से री इलेक्ट होना चाहता है तो आर्टिकल 57 उस री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी से डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 58 जो है वो क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट, कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ सकता है, तो आर्टिकल 58 इनसे डील करता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बात करते हैं किसी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती हैं, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है कि एज कितनी होनी चाहिए, एज 35 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वही कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं जो कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस को सेटिस्फाई करते हों। मेंबर ना हो लोकसभा का चलेगा, लेकिन लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड हैं वो उसके पास होनी चाहिए। अगर मान लो कोई कैंडिडेट जो है वो लोकसभा का मेंबर अगर है भी तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैसे फाइट कर सकता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो फाइट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट होने पर फिर उसे अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये हमारा कि ही मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है कि उसकी मेंटल कंडीशन इम्प्रूव होनी, मेंटल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मतलब किसी भी तरह की कोई मेंटल बीमारी ना हो, इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है कि ही मस्ट नॉट बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होने का मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई डेप्ट चार्जेस वगैरह ना हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं किसी पर्सन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ टर्म की। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक बार इलेक्ट होने के बाद मैक्सिमम कितने टाइम तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं, तो एक बार इलेक्ट होने पर वो मैक्सिमम 5 साल तक अपनी पावर्स का एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पोस्ट पर रहते हैं। उसके बाद फिर री इलेक्शन हो सकता है। री इलेक्शन के बाद जो है वो अपनी पावर जो है और उनका एक पीरियड जो है वो 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाता है। आपके इंडिया में पहले ऐसा था कि प्रेसिडेंट जो है वो उनके इलेक्शन जो है कई टाइम्स दो बार से ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन अब क्या सिस्टम हो गया है कि अब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो मैक्सिमम 2 बार ही जो है अपनी पोस्ट प्रेसिडेंट रह सकता है, मैक्सिमम 2 बार के लिए ही पोस्ट पर रह सकता है। बात करें अगर करंट प्रेसिडेंट की, तो हमारे करंट प्रेसिडेंट इस समय हैं द्रौपदी मुर्मू। ये SC ट्राइब को बिलोंग करती हैं। पहली SC जो है शेड्यूल्ड ट्राइब, सॉरी SC नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब, पहली शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करने वाली प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा फीमेल भी हैं। तो पहली ST फीमेल कैंडिडेट जो कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुई हैं, ये हमारी 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर रामनाथ कोविंद, वो जो है वो 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा हमारी पहली जो फीमेल प्रेसिडेंट थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर कैसा है। एक बार फिर से इसके पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑफ टर्म कितना होता है, मैक्सिमम 5 साल का होता है एक बार के लिए। उसके बाद अगर वो री इलेक्ट होते हैं तो 5 साल और अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। मैक्सिमम एक कैंडिडेट जो है वो 2 बार के लिए प्रेसिडेंट इंडिया में रह सकता है। इसके अलावा हमारी करंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और ये 15th नंबर की। बात करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन पेपर होता है, सबसे पहले उसको जो है ना 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का सिग्नेचर होना चाहिए उनके नॉमिनेशन
पेपर पे। ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स जो हैं ये आते कहाँ से हैं? प्रेसिडेंट का लिए इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? तो बेसिकली जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट असेंबलीज़ के, वही प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। तो ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स जो होते हैं ये उन्हीं में से आते हैं। प्रपोजर्स कौन होते हैं? ये लोग होते हैं जो किसी कैंडिडेट का जो है नाम सजेस्ट करते हैं कि ही मस्ट बी प्रेसिडेंट, ही इज कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट। और सेकेंडर्स कौन होते हैं? ये लोग इनका इसमें सपोर्ट करते हैं। अब प्रपोजर्स जो होते हैं, अगर प्रपोजर और सेकेंडर एक ही कोई आदमी है तो उसको एक ही पर्सन माना जाता है, या तो उसे प्रपोजर माना जाता है या तो फिर उसे सेकेंडर माना जाता है। इसके अलावा 1974 से पहले ये सिस्टम नहीं था 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर वाला। ये सिस्टम जो है इसलिए लाया गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाया करते थे, जिनका बहुत कम चांसेस होते थे जीतने के लिए, तो उसमें टाइम बहुत ख़राब होता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया कि ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जिससे जो है ना कि जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं जिनके पास बिल्कुल मिनिमम जो है चांसेस होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट को जो है फ़िल्टर करने के लिए ये मेथड प्रपोज इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिसाइड होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन होते हैं? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका जो वो प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के उसमें मेथड से होता है। तो उसमें जो है ना सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोटिंग मेथड की हेल्प से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एमएलए जो होते हैं, स्टेट असेंबलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी वोट की वैल्यू निकाली जाती है उनकी पॉपुलेशन पर बेसिस पर। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला ये है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मान लो अगर किसी स्टेट की एक एमएलए की वोटिंग वैल्यू कितनी है तो वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। उसके लिए क्या किया था, किसी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन उसको डिवाइड करते हैं उस स्टेट में कितने नंबर ऑफ एमएलएज हैं, और जो भी आंसर आता है उसे हम फिर 1000 से और डिवाइड कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो है एमएलएज किस स्टेट के एमएलए की वोटिंग वैल्यू होगी, तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस स्टेट के एमएलए की वोटिंग वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं तो यूपी, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं उनका वोटिंग का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन ये डिसाइड करती है कि वहाँ के एक एमएलए की वोटिंग पावर कितनी होगी। तो जैसे अगर मैंने बताया आपको यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, वो अबाउट 208 आती है। टोटल पॉपुलेशन को आप नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करते हो, फिर फर्दर उसे आप 1000 से और डिवाइड कर देते हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र की जो टोटल वोटिंग पावर है किसी एक एमएलए की, वो कितनी है, तो वो अबाउट 175 है। अब स्टेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलएज की जो वोटिंग वैल्यू है वो एमपी के वोटिंग वैल्यूज से कहीं ज़्यादा ना निकल जाए, तो इसके लिए एक और मेथड इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वोटिंग वैल्यू ऑफ एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो इनके लिए अलग फार्मूला आता है। इनका फार्मूला क्या है कि टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स की जो टोटल वोटिंग पावर है वो, और उसको हम नंबर ऑफ एमपीज से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एमएलएज के केस वाला जैसे वहाँ पर उसमें एमएलएज के केस में 1000 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर इसको 1000 से हम डिवाइड नहीं करते। ये इसलिए रखा गया है कि ताकि एमएलएज की जो वोटिंग पावर है वो कहीं एमपीज की वोटिंग पावर वैल्यू से ज़्यादा ना निकल जाए, तो इसलिए यहाँ पर इनके फॉर्मूले में 1000 से डिवाइड नहीं किया जाता है। बात अगर करें तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें हम जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हर एक जो वोटर है वो, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि हम ईवीएम का मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ईवीएम मशीन में क्या होता है कि हमें जा कर के बस कैंडिडेट के सामने वाला बटन दबाना होता है, तो वहाँ पर जो है वो हम किसी एक कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। यहाँ पर चूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पर लोग अपना प्रेफरेंस देते हैं कैंडिडेट्स को। जैसे मान लो 4-5 अगर कैंडिडेट है तो हर एक जो वोटर होगा वो उनको नंबर के हिसाब से अपना प्रेफरेंस देगा,
ठीक है। जैसे क्या है कि कोई एक मान लो वोटर है, उस वोटर ने जो है किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस पे रखा, उसके बाद सेकंड कैंडिडेट को उसने जो है सेकंड नंबर पे, थर्ड कैंडिडेट को थर्ड नंबर पे, फोर्थ कैंडिडेट को फोर्थ नंबर पे, और इस तरीके से उसने अपना प्रेफरेंस सारे कैंडिडेट्स जो भी इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं उनको अपना प्रेफरेंस दे दिया। उसके अलावा दूसरा है कोई कैंडिडेट है, उसमें मान लो इस वाले कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस दे दिया, इस वाले कैंडिडेट को उसने मान लो थर्ड प्रेफरेंस दे दिया, इस वाले कैंडिडेट को उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया। तो इस तरीके से ये मेथड चलता है। यहाँ पर कोई यह डायरेक्ट इलेक्शन के जैसे किसी को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको जो है अपना प्रेफरेंस देना होता है। और उन प्रेफरेंस हम उनको कैसे देते हैं, तो उनके जो है नंबर के हेल्प से देते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि डायरेक्ट इलेक्शन में हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सीक्रेट बैलेट सिस्टम का। सीक्रेट बैलेट सिस्टम में क्या होता है कि पेपर होता है, उस पेपर पे आपको जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके आगे नंबर प्रेफरेंस देने के लिए नंबर लिखने पड़ते हैं। बाद में क्या होता है, जब इनका जो है काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग में क्या आ जाता है, सबसे पहले जो है वो काउंटिंग होती है फर्स्ट प्रेफरेंस वालों की। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वालों जो है जैसे मान लो किसी कैंडिडेट को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा मिली है, 50% जितने भी वोटर्स हैं उसका अगर 50% से ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिल गई है, तो बाकी प्रेफरेंसेस फिर काउंट नहीं की जाती हैं और उस कैंडिडेट को जो है वो विनिंग मान लिया जाता है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो 50% से कम मिली है या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो बाकी प्रेफरेंसेस काउंट की जाती हैं। उसमें फिर क्या किया जाता है, सबसे पहले जिसको सबसे कम प्रेफरेंसेस मिली होती हैं उसको हटा दिया जाता है। सेकंड प्रेफरेंस वाला जो है उसको फिर जो है ध्यान में रखा जाता है। उसको फिर आगे जैसे मान लो किसी कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस मिली हुई है, कम मिली है थोड़ी, दूसरे कैंडिडेट का चेक किया जाता है। तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है और जिसका भी मेजॉरिटी आती है उस कैंडिडेट को विनिंग कैंडिडेट माना जाता है और उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बात करते हैं कि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं चूज़ किया, हमने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड क्यों चूज़ किया है। तो इसके लिए क्या है कि प्रेसिडेंट के जो मेथड्स इलेक्शन में इनडायरेक्ट मेथड इसलिए चूज़ किया कि देखो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द पीपल होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए जो है उसमें डायरेक्ट पब्लिक को इन्वॉल्व करना ये कंपलसरी चीज़ दिखती है यहाँ से, क्योंकि वो हेड ऑफ द पीपल है। अगर पब्लिक ही उनके इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी तो फिर इस बात का मतलब नहीं रह जाता है ये। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो उनके केस में हम इस बात को उनके केस में हम डायरेक्ट पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिससे हमारा जो है ये चीज़ जो है आर्ग्यूमेंट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन में जो होता है उसमें खूब सारा पैसा और टाइम बहुत बर्बाद होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है उसमें हम जो है ना इन चीज़ों को जो है डायरेक्ट मेथड से करने से हम इस चीज़ से भी बच जाते हैं कि पैसा जो है बहुत ज़्यादा जो खर्च होता है डायरेक्ट इलेक्शन में। डायरेक्ट इलेक्शन के लिए तो कंपलसरी है क्योंकि उसमें पब्लिक को तो इन्वॉल्व करना ही करना है, तो वहाँ तो आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो हम उसमें जो है उनके मेथड में हम इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए चूज़ करते हैं ताकि हमारा ये चीज़ भी बच सके। इसके अलावा क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो एक राइवलरी जो चलती है, काउंसिल ऑफ जो है इस चीज़ को इसलिए भी अडॉप्ट किया ताकि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट की पोस्ट के बीच में कहीं एक थोड़ी सी इलेक्शन पॉलिटिकल राइवलरी कहीं क्रिएट ना हो जाए, तो उस चीज़ से बचने के लिए भी जो है वो इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए जो है ऑलमोस्ट सारे जो है एमपी और एमएलए जो है वो इलेक्शन अपना वो जो है वोटिंग प्रेफरेंसेस देते हैं, तो इसमें कहीं जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है डोमिनेट ना करें या कुछ ऐसा ना हो, तो इसके लिए भी जो है हम इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेथड चूज़ करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्यों हम इनडायरेक्ट मेथड्स जो है वो चूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है पीएम जो है वो हेड ऑफ द पीपल हैं, तो हेड ऑफ द पीपल है तो इनके इलेक्शन में पब्लिक को इन्वॉल्व तो करना ही करना है। प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम प्रेसिडेंट के केस में इनडायरेक्ट मेथड चूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन जो है उसमें खूब सारा पैसा और टाइम भी खर्च होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पब्लिक को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो है इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो है में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो एक पॉलिटिकल राइवलरी जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी जो है सक्सेसफुल मानी गई है, इसलिए हमने जो है इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है इनडायरेक्ट मेथड का चूज़ किया है। तो ये तीन पॉइंट जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है कि क्यों इनडायरेक्ट मेथड जो है वो चूज़ किया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट के जो है टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में आपने चूज़ किया, पढ़ा है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा वो अगली क्लास में होगा। तब तक के लिए थैंक यू।